नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर में लिक्विड ड्रॉप मॉडल को पढ़ा था और बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हमने उनको। उसी फॉर्मूले के बेस पर हम आज जो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत से एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हरिदेव जोशी राज्य कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। इस फॉर्मूले को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो वर्ड यूज किया गया है सेमी, मतलब होता है आधा, और इंपीरिकल का मतलब होता है बनावटी, यानी कि आधा बनावटी फॉर्मूला, और वो भी किसका, मास का। और ये फॉर्मूला किससे बनाया गया है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के एजुप्शन से ये बनाया गया है। और इसको जो प्रोड्यूस करने वाले, जो बनाने वाले जो थे, वो थे ये जो नाम लिखे हैं वाइस्केयर और बैथे। इन्होंने दोनों ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल की एजुप्शन को लेकर के इस पूरे फॉर्मूले को ड्राइव किया। सबसे पहले जो एक फॉर्मूला लिखा है आपके यहाँ पर, ये एक मास फॉर्मूला लिखा है, यानी किसी भी न्यूक्लियस का मास आप कैसे लिखते हैं, उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या, यानी कि Z क्या होती है, संख्या होती है, और MH यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और A माइनस Z को आप क्या लिखते हो, न्यूट्रॉन लिखते हो, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, और यहाँ पर जो Mn है मतलब क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस Eb क्या है आपका, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस है आपका। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में या फिर कुछ लिक्विड ड्रॉप के मॉडल कुछ प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है जो भी न्यूक्लियस की या जो लिक्विड ड्रॉप की जो होती है, वो हमेशा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, यानी कि इस बाइंडिंग एनर्जी को कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंस के आधार पर बांट लिया गया है, जिसके अंदर जो पहला फैक्टर है वो EV, यानी कि इसे कहते हैं वॉल्यूम एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इसे ES इसे कहते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, EC यानी कि कूलम्बिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, और EA मतलब होता है एसिमेट्रिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, और ये होता है EP यानी कि पैरिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि इन एनर्जी को अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इनको सारों को, उनके आने वाले फॉर्मूलाज को असेंबल करके हम टोटल मेन फॉर्मूला बनाएंगे। तो नंबर 1 पर आपके आता है आपका EV, इसे क्या कहा गया है, इसे वॉल्यूम एनर्जी कहा गया है। आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ के क्या होते हैं, A यानी कि एटॉमिक मास बनाते हैं। तो यानी कि जब न्यूक्लियस में जो A की संख्या बढ़ती है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो उसकी साइज क्या होती जाती है, हमेशा बड़ी होती जाती है साइज हमेशा। लेकिन आप नोट करोगे, हमने एक ग्राफ पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसमें हमने देखा था कि जब A की संख्या जब बढ़ती है, यानी कि A यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जब बढ़ती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा बढ़ती है, और लगातार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सैचुरेट हो जाती है, यानी कि वो कम नहीं होती, वो सैचुरेट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वॉल्यूम की जो बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम की जो एनर्जी है, वो हमेशा किस किस प्रोपोर्शनल होती है, आपके A यानी कि एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि आपकी जो वॉल्यूम एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, आपके A के प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं EV को अपन बराबर लिख करके एक कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, AV जो है वो आपका वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट है आपका, यानी कि आपकी पहली एनर्जी क्या है, आपकी वॉल्यूम एनर्जी आई आपकी, जो कि ये रही। नंबर दूसरी आपके हैं वो आपके है सरफेस एनर्जी। हमने ये पूरा जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो किस बेस पे ड्राइव किया है, वो हमने ड्राइव किया है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर ड्राइव किया है। तो जिस प्रकार लिक्विड ड्रॉप, यानी कि मान लिया एक टेस्ट ट्यूब में हम कोई भी लिक्विड डालते हैं, तो क्या होता है, वो एक ऐसा लोचदार सरफेस बनाती है। उस सरफेस का हम रीजन क्या देते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स, अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं, उस पर तो क्या हो रहा है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर केवल नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ से किसी मॉलिक्यूल्स का फोर्स नहीं लग रहा है। इस वजह से वो कैसे शेप बनाती है, ऐसे यू शेप बनाती है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियस में भी हम क्या मान सकते हैं,
बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का अरेंजमेंट मान सकते हैं हम लोग, ठीक इस डायग्राम के अनुसार। इसके अंदर क्या होगा कि जो बीच में जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी होगा, इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगेगा और ये भी चारों तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। लेकिन जो आखिरी वाला जो न्यूक्लियन होगा, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक तरफ से फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, वो सरफेस को छोटा करने की ट्राई करेगा। यानी कि हम ये मानेंगे कि अगर इस सरफेस इसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ती है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार बढ़ते हैं, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी लगातार घटती रहेगी अगर सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ता है अगर। तो यानी कि हम अगर काम में लें अगर किसके लिए, सरफेस एनर्जी के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो समानुपाती होती है किसके, सरफेस एरिया के, लेकिन वो माइनस यानी कि वो घटती है। हमने कहा ना कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो उसके लिए हमने क्या लिया, माइनस लिया कि वो घटेगी। और किसके समानुपाती घटेगी, वो सरफेस एरिया के बढ़ने से। यानी कि यहां मैंने लिख दिया सरफेस एरिया। और हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में पढ़ा था कि वो जो है वो एक स्फेरिकल होती है, लगभग मतलब गोले के समान होती है। ठीक इसी प्रकार हमारा न्यूक्लियस भी हम क्या मान सकते हैं, ठीक गोले के अनुसार मान सकते हैं। और किसी भी गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा क्या होता है, 4πr² होता है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल माइनस 4πr²। जो यहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी जहां तक आखिरी न्यूक्लियन पहुंचता है। और हम यहां पर जो r जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये पढ़ा था, रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होती है वो हमेशा क्या होती है, r0 e⁻⁴। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर r0 जो है वो क्या है, वो फर्मी रेडियस है आपकी। इस फॉर्मूले को यहां पर पुट करने पर मुझे जो आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा कि जो आपका ES है वो प्रोपोर्शनल है माइनस आपके 4π और r² की जगह मैं ये रख देता हूं तो क्या होगा, r0² e⁻²। ये आपका यहां पर हो जाएगा। और इस पूरे यानी कि 4π भी कांस्टेंट है और r² भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको पूरा क्या ले लेता हूं, कांस्टेंट ले लेता हूं। तो आपका क्या होगा, ES जो होगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा बराबर हो जाएगा माइनस AS e⁻²। के। और जो यहाँ पर AS है वो किसके बराबर है, 4πr0² के बराबर है। यानी कि ये हमें क्या मिली, ये हमें मिली आपके सरफेस एनर्जी, जो कि ये वाली है यहाँ पर। नंबर 3 पर क्या है आपका, नंबर 3 पर आपका है कूलम्बिक एनर्जी है आपका। कूलम्बिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, तो जहां पर प्रोटॉन और प्रोटॉन मौजूद रहते हैं, दोनों सेम चार्ज के हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें रिपल्सन होगा उनके अंदर। और हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये न्यूक्लियस है इसमें Ze चार्ज रखा गया है। कितना चार्ज रखा गया है, Ze चार्ज रखा गया है, ठीक है। Ze चार्ज इस स्फेरिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो वहां पर प्रोटॉन और प्रोटॉन का रिपल्सन जो होगा वो बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगा, कम करेगा। तो यानी कि हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर इस चीज को पढ़ते हैं कि किसी भी चार्ज की, अगर किसी भी स्फेरिकल शेप पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो अगर, तो उसकी जो कूलम्बिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकालते हैं। हम यहाँ नहीं निकालेंगे, हम किसका डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। वो किसके बराबर होती है, वो हमेशा आपके इस प्रकार होती है, EC प्रोपोर्शनल टू 3/5 kz z-1 e² अपॉन आपका r। और ये जो कूलम्बिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है कि रिपल्सन वाली एनर्जी है। यानी कि ये क्या करेगी, उसमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, कम करेगी ये। तो यहां पर भी क्या लगेगा, माइनस, यानी कि ये बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, कम करती है बाइंडिंग एनर्जी को।
और यहाँ पर जो R है उसको हम इस फॉर्मूले से लेकर के लिख सकते हैं। तो उसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, उसको मैं लिख सकता हूँ आपके, वो लिखूंगा ई सी जो है प्रोपोर्शनल -3/5 और आपका के ई स्क्वायर जेड कोष्टक जेड -1 अपॉन आर 0 ए की पावर 1/3। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को। और यहाँ पर जो है वो 3/5 भी क्या है, कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है और r0 भी क्या आपका कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंटों को मैं एक जगह कर लेता हूँ और उसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, ई सी जो है वो बराबर है आपका माइनस आपका ए सी और जेड कोष्टक जेड -1 अपॉन ए की पावर 1/3। यहाँ पर जो ए सी जो कांस्टेंट आपका है वो एक्चुअली किसके बराबर है, ए सी कांस्टेंट आपके बराबर है वो है 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन r0। ये कांस्टेंट इसके बराबर है। और ये हमने क्या निकाला, कि हमने ये ई सी निकाला हमने ये वाला। और इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ई ए, यानी कि एसिमेट्रिक एनर्जी। आपकी एसिमेट्रिक के लिए क्या बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अनुपात है, यानी कि वो अगर बराबर है तो वो सिमेट्रिक है, उनमें अनुपात बराबर नहीं है तो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के रेस्पेक्ट में। आप देखोगे कि जैसे जैसे हैवी न्यूक्लियस की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस से बढ़ते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और जो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो भी लगातार घटती जाती है, यानी कि उसकी बाइंडिंग से लगातार क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिमेट्रिक एनर्जी है वो किसकी वजह से आ रही है, वो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से आ रही है। और हमने जो एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा उस ग्राफ में वो ये था कि जो आपका एसिमेट्रिक जो एनर्जी है आपका वो समानुपाती किसके है, आपके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, या प्रोटॉन को मैं जेड लिख रहा हूं, ठीक है, और इसके स्क्वायर के n माइनस जेड के स्क्वायर के जो है वो प्रोपोर्शनल है। और वहां पर देखेंगे कि हम जो बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं वो हम क्या निकालते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालते हैं हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पर ए, यानी कि ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। और यहाँ पर जो जेड है, ठीक है, वो प्रोटॉन है, जो n है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है आपका। तो n बराबर क्या होगा आपका, n बराबर होगा a माइनस जेड, यानी कि प्रोटॉन को मैं जेड लिख देता हूँ। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँ अगर तो क्या होगा, वो आपका होगा ई ए जो है वो प्रोपोर्शनल है आपका, वो होगा a माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन आपका e, ये होगा। क्लियर हो आपको। और यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ई ए, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है वो मैं ए लगा देता हूँ, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि a माइनस 2z का स्क्वायर अपॉन ए। और ये जो हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है जो एसिमेट्री की वजह से, यानी कि ये हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे ताकि ये शो करता है कि वो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये भी क्या होगा माइनस, और ये भी क्या होगा आपका माइनस होगा। और जो आपका नेक्स्ट है वो ईपी, यानी कि पैरिंग एनर्जी वाला है। तो पैरिंग का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है वो पैरिंग होना, यानी उसके लिए इन्होंने जो फर्मी ने जो सजेस्ट किया वो क्या सजेस्ट किया कि उनकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो प्रोटॉन है वो क्या हो सकता है, वो इवन हो सकता है, और न्यूट्रॉन भी क्या हो सकता है, इवन हो सकता है आपका। और प्रोटॉन क्या हो सकता है, इवन हो सकता है पैरिंग में, और न्यूट्रॉन क्या हो सकता है, ओड हो सकता है। और नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने कि ये प्रोटॉन ओड हो सकता है और न्यूट्रॉन क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। और लास्ट क्या क्या उन्होंने कि प्रोटॉन ओड हो सकता है और न्यूट्रॉन भी क्या हो सकता है, ओड हो सकता है। ये पॉसिबल पैरिंग है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो इन्होंने जो फर्मी ने जो सजेस्ट किया वो ये कहा कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन होते हैं वो न्यूक्लियाई जो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, ये तो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। और ये जो इवन और ओड का जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं।
और लास्ट वन क्या कहते हैं, दोनों में ओड होड होते हैं, वो लीस्ट स्टेबल होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। और इसके बेसिस पे फर्मी ने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया जिसका डेरिवेशन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। वो फॉर्मूला ने क्या दिया, उन्होंने दिया कि ई पी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा माइनस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। ये फॉर्मूला उन्होंने सजेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो ए पी है, ये जो कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपकी इसे पेयरिंग के ऊपर। उन्होंने कहा कि जब ये ए पी जो है वो क्या होगा, इवन का कॉम्बिनेशन में आएगा तो क्या होगा, तो ये माइनस होगा, और जब ये इवन और ओड वाले में आएगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा, और लास्ट वाले में क्या होगा आपके, जीरो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि लीस्ट स्टेबल वाले केस में पैरिंग एनर्जी क्या होती है, हमेशा आपकी जीरो होती है। हमने सभी एनर्जियां निकाल ली है यहाँ पर, और इन एनर्जियों को मैं अगर असेंबल करूं अगर मैं, तो मैं क्या लिखूंगा कि ई बी आपका जो बाइंडिंग एनर्जी जो आपका है ई बी, वो किसके बराबर होगा, पहली क्या है ई वी, यानी कि वॉल्यूम एनर्जी है, यानी कि वो होगा ए वी और ए। अगली क्या है सरफेस एनर्जी माइनस ए एस और ए की पावर 2/3। नेक्स्ट क्या आपकी कूलम्बिक है, वो भी क्या है माइनस है ए सी और जेड कोष्टक जेड माइनस 1 अपॉन ए। और इसके बाद आपकी ये आएगी जो है आपकी एसिमेट्रिक एनर्जी, वो क्या होगी, वो भी माइनस होगी, माइनस ए और ये होगा ए माइनस 2 जेड और स्क्वायर अपॉन ए। और लास्ट आपकी क्या है, आपकी लास्ट है आपकी ये एसिमेट्रिक ए पी क्या होगी, माइनस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी का पूरा फॉर्मूला बन गया, पूरा फॉर्मूला हमारा। और इस फॉर्मूले को हम इसमें रख देंगे अगर, तो क्या बन जाएगा, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला बन जाएगा। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जो मेरा m होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड, और ये होगा एम एन माइनस, देखो यहाँ पे क्या निशान है, माइनस है। इस बाइंडिंग एनर्जी याद होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस, यानी कि ए बी और ए माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि आपका ए एस ए की पावर 2/3। अगेन माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, वो होगा ए सी जेड कोष्टक जेड माइनस 1 अपॉन ए, और अगेन माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, वो होगा ए और ए माइनस जेड का स्क्वायर, सॉरी 2z का स्क्वायर अपॉन ए, और अगेन माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार आपका पूरा जो है वो मास इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा। तो यानी कि आज हमने इस मास इंपेरिकल फॉर्मूले को ड्राइव किया। इस फॉर्मूले के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो नेट जेआरएफ और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में निकालेंगे, और इन बाइंडिंग एनर्जी के कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए आप इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस ग्राफ में डीपली आपको दिख रहा है आपको कि कौन सी एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। थैंक यू।